नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो लेट अपलोड करने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत व्यस्ततम काम के वजह से हम आपका कंटेंट नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, जिसके वजह से ये गैप आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। और साथ ही साथ आज बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं या हैं अभी, उन सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरी ओर से और श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मोटिवेशन है, अ कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। बिल्कुल सही बात है। कंफर्ट जोन जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, ये याद रखिएगा। यानी कि सपोज कर लीजिए, अगर हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं तो आप सोचिए कि सर्दियों के दिन में लोग अपने कंफर्ट से कंबल का बाहर ही नहीं आते हैं कि नहीं नहीं अभी हमको सोना है। लेकिन आप बिलीव कीजिए, ज़्यादा देर तक सोने से कोई कुछ भी हासिल नहीं होता है। यानी कि इसीलिए आपको समय पर हर दिन उठना है और अपने लक्ष्य के प्रति जो बनावट है, मतलब लक्ष्य को जो चाहत है उसके प्रति लग जाना है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 2023 और कॉर्पेट अभ्यास किया है? तो देखिए, बोंगो सागर हम लोग युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है, ये जो बोंगो सागर का कितना नंबर संस्करण है? ये चौथा नंबर संस्करण है, ये याद कर लीजिएगा। और ये नौसेना का अभ्यास है। वहीं पे कॉरपोरेट का कितना नंबर का ये संस्करण है? तो ये पांचवा संस्करण है कॉरपोरेट का। और ये उत्तरी खाड़ी में, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों और विमानों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त की अंतर संचालिता को बढ़ावा देने के लिए समुद्री अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और इन्हीं का बेटी को अभी हाल ही में वजीदा रहमान जी जो है वो अभी ये इलेक्शन जीती हैं, आपको मालूम होगा, वो चेयरपर्सन के लिए एशिया पैसिफिक का है ना, ये याद कर लीजिएगा। राजभाषा यहाँ का बांग्ला है और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति यहाँ पे है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग और भी बांग्लादेश का बात करें तो चटगांव जो स्टेडियम है, ये क्रिकेट का स्टेडियम चटगांव में है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ये ढाका में है। और बंगबंधु किनको कहा जाता है? तो ये बंगबंधु जो है ये जो है ढाका के संस्थापक रहे हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये किनके पिताजी हैं? तो ये शेख हसीना के पिताजी हैं। देखिए, भाषण चार आइलैंड के बारे में आप लोग सुने होंगे। भाषण चार आइलैंड ये बांग्लादेश में स्थित है, जहाँ पर बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को रहने के लिए एक आइलैंड पर मकान बनवाया था। ये आप लोग याद किए होंगे, बहुत दिन पहले का ये बात है ना। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे नदी की बात करें तो मायानी नदी जो है ये चटगांव में होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यही चीज़ ब्रह्मपुत्र जो हम लोग का रिवर है वो बांग्लादेश में जाके मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये आप लोग भी सभी लोग जानते हैं। और भारत और इंडिया के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच कितने ट्रेन चलते हैं? तो टोटल 3 ट्रेन चलते हैं, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग एक्सरसाइज का बात कर लेते हैं। गरुड़ एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। फ्रिंजेक्स ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला पेरेज अभ्यास ये फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जो कि हिंद महासागर में आयोजित की जाती है। ठीक है, सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच होता है। इंद्र युद्ध अभ्यास ये भारत और रशिया के बीच होता है, ये याद कर लीजिएगा। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वज्र प्रहार ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच। अभ्यास तर्कस ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास इसमें क्वाड देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। फरवरी 2023 में जापान के सीगा प्रांत में इसका आयोजन किया गया था 2023 में, ठीक है। सैन्य मैत्री ये भारत और जापान के बीच होता है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच होता है। वीर गार्जियन ये भी भारत और जापान के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैत्री युद्ध अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है दोस्ती। समुद्र युद्ध अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, जो कि 4 मई 2023 को बाटम इंडोनेशिया में इसका आयोजन इस बार हुआ था। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जो 4 फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होता है, जो इसका 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था। और इसको कब से मनाया जा रहा है, तो 2005 से ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, ठीक है। अग्नि वॉरियर ये भी भारत और सिंगापुर। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यहाँ पे टी से थाईलैंड समझ के रखिए। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद AIME 23 ये भारत और आसियान देश के साथ होता है। इसमें ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था 2023 में मई में। FE इंडेक्स भारत और 21 अफ्रीकी देश के बीच होता है। मार्च 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था और पहली बार 2019 में इसका आयोजन हुआ था। पिच ब्लैक जो है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 1983 में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जाती है और 2022 में इसमें भारत भी शामिल हुआ था, हिस्सा लिया था, ठीक है। मिलान 2022 ये भारतीय नौसेना के द्वारा और 46 देशों द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ककाडू युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच। लामितीय युद्ध अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। ऑस्ट्रिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बर्मा शील्ड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच। नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच, ये याद कर लीजिएगा। अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच। इसका दूसरा संस्करण मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था, दूसरा संस्करण, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स, जितने भी एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसका पूरा पावर पैक, इसमें से एक क्वेश्चन बनने का प्रबल संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है? तो देखिए, पहले रोबोट CEO, आप सोचिए रोबोट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्लस मशीन लर्निंग के द्वारा इसको बनाया जाता है, ये याद कर लीजिए, मशीन लर्निंग। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दुनिया के पहले रोबोट CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन बना है? मीका बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए, कोलंबिया के कार्टेजोना स्थित स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को नियुक्त किया है, ये कंपनी का नाम है, ये याद कर लीजिएगा, जो कि कोलंबिया में है। इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मीका हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक शोध परियोजना है, ये भी एक कंपनी है, हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर, ये याद कर लीजिएगा। इसे कंपनी का मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूलित किया गया है। हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब क्या होता है? मानव के द्वारा मानव का जैसा ही रोबोट विकसित करना, ठीक है। सोफिया भी बनाया है, तो ह्यूमनॉइड बनाया है एक सोफिया, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा, ठीक है। उन्नत AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ मीका तेजी से सटीक रूप से डेटा संचालित तथा निर्णय लेने का दावा करता है, यानी कि ये बहुत ही सटीक तरीके से निर्णय भी ले लेता है, डिसीजन भी ले लेता है और डेटा भी संचालित करता है,
ये है मिका, ये लेडीज़ का रूप इसमें दिया गया है, ये याद कर लीजिएगा, रोबोट है और ये पहला CEO बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा के लिए अमेरिकी स्थित आर्चर एविएशन के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये किसका किसका है? तो ये इंडिगो का सबसे बड़ा हिस्सेदारी है, ये याद कर लीजिएगा, है ना। इंडिगो का ही एक मतलब सब्सिडियरी कंपनी का टाइप का है, ये याद कर लीजिएगा। इंडिगो में एक प्रमुख हितकारक इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेज ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मतलब एकदम सीधा ऐसे उड़ेगा और ऐसे ही आके रुकेगा, है ना। तो इसको वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बोलते हैं। विमान विशेषता वाली एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी आर्चर एविएशन इंक के साथ सहयोग पर आना मतलब MOU पर साइन किया है। इस रणनीतिक साझेदारी के लिए लक्ष्य 2026 तक पूरे भारत में अभिनव ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एयर टैक्सी सेवा को आगे बढ़ाना और संचालित करना है। यानी कि 2026 तक भारत के पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में ये एयर टैक्सी शुरू कर देगा, ये दोनों कंपनी मिलके। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव रिपोर्ट जारी किया है? तो देखिए 2024 एशिया प्रशांत मानव रिपोर्ट जो है ये अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, UNDP। ठीक है, हाल ही में UNDP द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर 15% तक हो गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत उच्च आय और धन असमानताएं वाले शीर्ष देशों में उभरा है। भारत में 2000 और 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय जो है ये $442 से बढ़कर 2,389 हो गई है, डॉलर हो गई, जबकि महिलाएं श्रम शक्ति का केवल 23% है, ये याद कर लीजिएगा। तो 2000 ये लगभग 22 साल का डेटा का यहाँ पे आकलन कर रहा है। जब वर्ष 2000 चल रहा था तो उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय ये $442 था, जो कि अभी बढ़ के कितना हो गया है, $2389 हो गया प्रति व्यक्ति आय। और कुछ दिन पहले हम लोग का प्रति व्यक्ति आय से आगे कौन निकल गया था? बांग्लादेश निकल गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तो चिंताजनक वाला बात था। अब UNDP के बात बोले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप हो गया और इसका फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और भारत इसका मेंबर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उसके हेडक्वार्टर, साथ ही साथ उसका डायरेक्टर जनरल। जब से WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी टेड्रोस एधनोम इसके डायरेक्टर जनरल है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसी दिन UN दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, 24 अक्टूबर को। एंटोनियो गुटेरेस अभी इसके महानिदेशक हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ, ये इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। हेनरीटा F फोरे जो है ये अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कोलोंजी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्लॉज स्वैब ये इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इसका वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और 27 दिसंबर 1945 को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और गीता गोपीनाथ इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, भारतीय मूल की है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में इसका स्थापना मतलब ये हेडक्वार्टर है। और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है अभी, ये याद कर लीजिएगा। डेविड मालपास के जगह पे वर्ल्ड बैंक में अभी हमारे भारतीय मूल को ये किया गया है, उनका नाम बता दीजिएगा आप लोग, पंजाबी हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 1 जनवरी 1995 को रोबेर्टो एज़ेवेडो यहाँ के महानिदेशक हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और एंड्रियो एजोले यहाँ के अभी हेड हैं।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना ढाका बांग्लादेश में किया गया था और एसाला विराकोन ये अभी इसके हेड हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस यानी कि आसियान का जो हेड क्वार्टर है ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। 8 अगस्त 1967 की इसकी स्थापना हुई थी। लिम जोंग हुन मुन ये अभी हेड हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। एंजल गुरिया ये अभी इसके हेड है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और जिन लुकुन इसके हेड हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और मासाकाता असाकाबा ये अभी इसके हेड हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 24 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी और चार्टर्ड रॉबर्ट जो है इसकी अभी हेड हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। केवी कामत इसके अभी हेड है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है अभी। और 23 मार्च 1950 को इसके स्थापना हुआ था। अध्यक्ष यहाँ पे गहराई एड्रिन है। महासचिव पिटोरी तलास है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ था। डैरेन डैंग इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये थोड़ा अभी न्यूज़ में भी था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी और उर्रिका फ्रैंकी ये अभी इसके हेड हैं। UNAIDS ये इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो का जो हेड मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। 17 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और अभी डायरेक्टर जनरल गर्ड मुलर हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। 29 जुलाई 1957 की इसकी स्थापना हुई थी और राफेल ग्रोसी जो है इसके अभी हेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके स्थापना, उसके हेड हम लोग कुछ डिस्कशन किए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में 10 नवंबर को मनाए गए किस विशेष दिन का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना है? तो अभी हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया था शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है और इसी का थीम क्या है? विज्ञान में विश्वास बनाना यानी कि बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ये है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक का राज्य उत्सव दिवस ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला पेरुननन ये 2 नवंबर को मनाया जाता है, ये फेस्टिवल है। ठीक है, विश्व जेलीफिश दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है और उसके बाद 3 नवंबर को ही विश्व सैंडविच दिवस भी मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय नाचोस दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 6 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 8 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह ये 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है, ये याद कर लीजिएगा, यानी कि कल तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाल ही में कौन सा देश भारत के हंगर इंडेक्स प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? तो हंगर प्रोजेक्ट जो है ये भारत द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें नॉर्वे द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, यानी कि फाइनेंस फंड दिया जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नॉर्वे। ठीक है,
नॉर्वे भारत के प्रोजेक्ट हंगर को वित्त पोषित करने में मदद कर रहा है और उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला नेताओं को मजबूत करने में मदद कर रहा है। ठीक है, परियोजना की अवधि जो है मतलब 44.4 मिलियन के बजट के साथ सितंबर 2026 तक 3 वर्ष की होगी। यह परियोजना वन पंचायतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्वाचित महिलाओं को प्रतिनिधित्व और संघों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन करेगी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब नॉर्वे की बात करें तो यहाँ का राजधानी ओस्लो है और यहीं पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुद्रा यहाँ का नॉर्वेजियन क्रोन है। राजा नॉर्वे के हेराल्ड बी है और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्वे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? ठीक है, तो इसको इलीगल कर दिया है। तो ये कौन है? 9 मैतेई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहाँ पे काम कर रहा है? तो ये मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मणिपुर में। ठीक है, गृह मंत्रालय ने इसको इलीगल घोषित कर दिया है। मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल है और यहाँ पे पक्षी जो है नोगिंग, ये यहाँ का पक्षी है। जिला इसमें 26 है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही मणिपुर बर्निंग करके आप लोग देख रहे होंगे, उस समय हिंसा भड़की थी। ठीक है, तो इसके लिए भी ये चर्चा में रहा है। अब यहाँ पे मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तुहिल हवाई अड्डा ये इम्फाल मणिपुर में है। मणिपुर राज्य संग्रहालय ये इम्फाल में है और सेक्टा आर्कियोलॉजिकल लिविंग संग्रहालय ये इम्फाल में स्थित है, ये याद कर लीजिएगा। माउंट टेम्पू भारतीय राज्यों मणिपुर और नागालैंड की पहाड़ी सीमा पर उगने वाली बैरल रेंज की एक चोटी है, ये याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे पूछ ले कि माउंट टेम्पू कौन सा राज्य और के बीच स्थित है तो ये नागालैंड और मणिपुर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डांसिंग डियर यहीं के लिए फेमस है, इसे याद कर लीजिएगा। केबुल लामजाओ में डांसिंग डियर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको मालूम होगा कि यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट का फेरबदल किया है, यानी कि रिसफल किया है और उसमें जो स्वेला ब्रेवरमैन है उसको पद से निष्कासित कर दिए हैं। तो स्वेला ब्रेवरमैन जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर पहले थी और अभी जो नियुक्त हुए हैं वो है डेविड कैमरन। और किनके जगह पे? तो ये स्वेला ब्रेवरमैन के जगह पे, क्योंकि स्वेला ब्रेवरमैन है ये भारत विरोधी बयान देके मतलब सुर्खियां बटोरना चाह रही थी, इसीलिए इनको पद से हटा दिया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनका कहना था कि भारत के लोग ज़बरदस्ती यूके में आके रहते हैं और यहाँ पे हम लोग को हमारे ऊपर बोझ बन जाता है, ऐसा कुछ उन लोगों का कहना था। ठीक है, इसलिए इनको ये हटाया गया है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर इनको नहीं हटाया जाएगा तो भारत इंग्लैंड के साथ यानी कि यूके के साथ कभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के लिए सबसे बड़ा मतलब अगर ये भारत इसके लिए हाँ कर देता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, तो आप सोचिए कि सबसे बड़ा कूटनीतिक जीत होगा यूके का, यह याद कर लीजिएगा। क्योंकि भूख के कारण जो हम लोग फूड सप्लाई करते हैं उसके कारण मतलब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं डेविड कैमरन, इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन इस बार अभी ये विदेश सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे देखिए यूके की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के जो कृष्ण मूर्ति हैं उनके दामाद हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे संसदीय प्रणाली जो है एकात्मक राज्य संवैधानिक राजतंत्र है। और यहाँ पे जो प्रिंस है, राजा है, वो चार्ल्स तृतीय हैं, ये हाल ही में बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल में फॉर्मर सीजीआई एनवी रमन्ना जी को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ये जयप्रकाश सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर MS धोनी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ये मनीष देसाई। प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे ये R माधवन जी को नॉमिनेट किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ आकाशवाणी वसुधा गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है।
नेस्कॉम चेयरमैन ये कॉग्निजेंट इंडिया एमडी राजेश नंबियार को नियुक्त किया गया है। सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ये श्याम सुंदर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। डीजी जनरल ऑफ एनटीए सुबोध कुमार सिंह, ठीक है। डीजी ऑफ बीएसएफ नितिन अग्रवाल, ठीक है। एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड ये अजय यादव। एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक ये अश्विनी कुमार, ठीक है। इन सबको नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से चुने गए हैं सुरेंद्र कुमार आधाना। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब प्रवीण मधुकर पवार जी को। सोमनाथ ट्रस्ट के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? पीएम मोदी बने हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस एसआर चौधरी बने हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जे राजेंद्र मेनन बने हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दीपेश नंदा बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा? तो यही वजीदा साइमा वाजिद है, याद कर लीजिएगा, यही जीती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनेता राजकुमार राव जी को नियुक्त किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें चीफ जस्टिस कौन बने? न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नुल्लू और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, ठीक है। उसके बाद जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज बोहरा बने हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस कंटेंट में कुछ दम है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। माइक्रोसॉफ्ट के भारत में कॉरपोरेट उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुनीत चंदोक। भारत के कैबिनेट सचिव 1 वर्ष के कार्यकाल इनका विस्तार हो गया है, राजीव गौबा जी का। टेस्ला के कंपनी के नए सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये वैभव तनेजा बने हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश सुभाषिष तालापात्रा बने हैं। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ अमित झिंगनर बने हैं। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आर टोराई स्वामी बने हैं, दोराई स्वामी, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चुनाव आयोग के द्वारा किसको राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को भी घोषित किया गया है और राजकुमार राव जी को भी, ठीक है। सेबी के 2 पूर्णकालिक नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश वर्षाने और अमरजीत सिंह, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे यूआईडीए के अंशकालिक अध्यक्ष कौन है? तो नीलकंठ मिश्रा हैं। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो पीआर शेहाद्री हैं, ठीक है। महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्प के नए एमडी सीईओ कौन बने? तो परमिंदर चोपड़ा। विश्व एथलीट्स के कार्यकारी निकाय में चयनित कौन हुए हैं? तो एडिले सुमेरीवाला, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। टाटा स्टील के पुनः नियुक्त एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन बने हैं। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एशिया और प्रशांत के लिए WOH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। रीजनल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ये नई दिल्ली में होगा, ठीक है। देखिए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्र आयोग का 33वां सम्मेलन जो है 13 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में ये इसका शुरू हुआ। सम्मेलन में भारत सहित 36 सदस्य देश इसमें प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन ये किए हैं, ठीक है। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का निर्णय इसी वर्ष मई में पेरिस में WOHA के प्रतिनिधित्व की विश्व सभा के 90वें आम सत्र के दौरान इसका किया गया था, ठीक है। इसीलिए यानी कि ये जो 90वां जो है इसमें इसको शुरू किया गया था। एशिया रीजनल, ये जो है एनिमल, WHO का मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये WOH है, इसे याद कर लीजिएगा। ये नई दिल्ली में इसका हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत इसका होस्ट कंट्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है।
केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले साल विश्व संचार 2000 मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। हर साल आयोजित विश्व संचार मानकीकरण सभा आईटी मानकीकरण क्षेत्र का शाही सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और इस तरह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 3 विश्व सम्मेलन में से एक है। तो इसका मेज़बान जो देश है वो कौन है? भारत है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।